अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब ठीक है, बच्ची के लिए आना ही होगा। अगर उसके हाथ पीले करने हैं, उज़्मा ने फिर उसी अंदाज में कहा। उज़्मा बदतमीजी की हदूद में दाखिल ना हो, नरगिस ने सरदंश की। मैं खामोश था, लेकिन मेरे दिल में अजीब से ख्यालात बेदार होने लगे। काश ये सब कुछ इसी अंदाज में हो सकता, काश ये हकीकी जिंदगी होती। उससे मुझे अपनी फितरत का एहसास हो रहा था। कुछ लोगों की नादानियों ने मुझे गलत रास्तों पर जरूर डाल दिया था, लेकिन फितरतन मैं घरेलू माहौल का आदमी था। मुझे एक पुरसकून और ठहरी हुई जिंदगी पसंद थी। नरगिस की आंखों में एक हया आलूद पैगाम था। वो मॉडर्न सोसाइटी की एक फर्द जरूर थी, लेकिन किरदार खराब नहीं था। वो नाइट क्लब में जुआ खेल सकती थी, क्योंकि उसकी ऊंची सोसाइटी में ये मायूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसमें औरत छुपी हुई थी। और मेरी कैफियत अजीब थी। ये औरत मुझे पसंद थी, लेकिन मेरे लिए बेकार। मैं तो अब किसी औरत को नहीं चाहता था। अगर वो तफरीह की दिल दादा कोई फैशनेबल लड़की होती तो ठीक थी। उसके औरतपन से मुझे क्या लेना था। मेरे दिल में मतजाद ख्यालात बेदार हो रहे थे। काफी देर तक इसी तरह हंसी मजाक होता रहा। फिर मैंने वापसी की इजाजत तलब की। कब मुलाकात होगी मिस्टर शारक? अगर आप मेरे मकान को इज्जत बख्शें तो खुशनसीबी होगी, मैंने कहा। जरूर बख्शेंगे, मेरी पेश गोई नोट कर ले, जरूर इज्जत बख्शेंगे। उनके तेवरों से मालूम होता है, सफिया ने कहा, और नरगिस ने उसकी पीठ पर धूल जमा दी। तब फिर कल की चाय आपके साथ। जरूर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। लड़कियां मेरे साथ बाहर तक आईं और मैं अपनी कार में बैठकर चल पड़ा। ज़हन पर एक सरूर सा तारी था, अंधेरे उजाले। नरगिस बहुत खूबसूरत थी। बेशक वो मुझे बहुत पसंद आई। उसका हसूल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं अब बीवी पालने की पोजीशन में नहीं था। कार सड़क पर दौड़ रही थी और मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात थे। तब अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। क्या सोच रहे हो माधुलाल? स्टीयरिंग पर मेरे हाथ बहक गए और मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिए। फिर पलट कर देखा, तालूत पिछली सीट पर मौजूद था। ये क्या हरकत थी? मैंने मुंह बनाकर पूछा। मुआफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ अंदाजा लगाना चाहता था कि वो किस किस्म की लड़की है। तो तुम वहां मौजूद थे? क्यों नहीं, वैसे अपने हिस्से की हर चीज खा चुका हूँ। ये दूसरी बात है कि तुम्हें भी मेरे खाने पीने की चीजें गायब होने का एहसास नहीं हुआ। बहुत बड़े बदमाश हो तुम। इस दुनिया में आप ही पीरो मुर्शिद हैं सरकार, मैं किस काबिल हूँ? वैसे लौंडिया ने घायल कर दिया तुम्हें। मैंने चौंक कर पूछा, अजी हम किस गिनती में हैं? हजूर की बात कर रहा हूँ, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो इन बातों को, इस किस्म की लड़कियों से अब हमारा कोई वास्ता नहीं। क्यों? अरे क्या मुझे उससे शादी करके मौत बुलानी है? बस अब तो ऐसी लड़कियां चाहिए जिनके साथ तफरीह की जाए। हाँ, ये तो दुरुस्त है। बहरहाल कल उस बेचारी को चाय तो जरूर पिला देना। मैं खुद भी तुम्हें इससे इश्क करने का मशवरा नहीं दूंगा। इश्क वगैरह को तो हम अपनी लुगत से खारिज कर चुके हैं। हाँ, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर घड़ी देखने लगा। 7:45 बज रहे थे। मुझे लिफाफे का ख्याल आया और मैंने कार की रफ्तार तेज कर दी। 8 बजे का वक्त दिया गया था फोन के लिए, और फिर जब जिस वक्त हम दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए तो फोन की घंटी बज रही थी। मैंने लपक कर रसूल उठा लिया। तालूत भी मेरे पास आ खड़ा हुआ था। हेलो, मैंने कहा, मिस्टर हयात से बात करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैंने कहा। आपको लिफाफा मिल गया है? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ,
ہم نے آپ کا نام حیات صرف اس لیے تصور کیا ہے کہ آپ کی کوٹھی پر نیم پلیٹ اسی نام کی ہے۔ بہرحال آپ کا نام کچھ بھی ہو، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ براہ کرم کیا آپ اس کا موقع دیں گے؟ کیا بات ہے، کہو۔ فون پر مشکل ہے، اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں۔ بہرحال جو گفتگو ہم آپ سے کریں گے وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ اگر آپ اسے اپنے حق میں تصور کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہوگی۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور اس نے گردن ہلا دی۔ تب میں نے کہا، مجھے کہاں ملاقات کرنی ہوگی؟ ربڑ اسکوائر کے بنگلہ نمبر 112 میں ہم آپ کے منتظر ہیں۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند کر دیا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی اور طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ معاملہ دلچسپ ہی ہے، چلو چلیں، طالوت نے کہا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن طالوت نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے راسم کی جھلک دیکھی۔ طالوت کا یہ غلام صرف طالوت کے کہنے سے ہی نمودار ہوتا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے خود بخود آتے دیکھا۔ طالوت بھی چونک پڑا۔ کیا بات ہے راسم؟ آقا تنہائی دے سکیں گے؟ راسم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور طالوت حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، تم کار میں چلو عارف، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں حیران سا آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ کار میں بیٹھا میں طالوت کا انتظار کرتا رہا، لیکن کئی منٹ تک وہ واپس نہیں آیا۔ پھر مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، تم چلو عارف، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ مگر بات کیا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ فرصت سے بتاؤں گا، تم چلو، طالوت نے کہا اور میں تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ نہ جانے طالوت سرگوشی میں کیوں بول رہا تھا۔ تم وہاں پہنچ جاؤ گے، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے پھر پوچھا، لیکن مجھے طالوت کی آواز سنائی نہیں دی۔ طالوت، میں نے پھر اسے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کیا معاملہ تھا، کہاں چلا گیا تھا وہ؟ راسم نے اسے کیا اطلاع دی تھی؟ اب تو تفصیل اس کی واپسی پر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرے ذہن میں پھر لفافہ آ گھسا۔ فون پر ہونے والی گفتگو بھی پر اسرار تھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے اس قدر پر اسرار انداز کیوں اختیار کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں گردن جھٹک دی۔ جو ہوگا سامنے آ جائے گا، فکر مند ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فون پر دیے ہوئے پتے کے مطابق میں ربڑ اسوائر کی طرف جا رہا تھا، جہاں زیادہ تر ایک منزلہ خوش نما بنگلے تھے۔ بنگلہ نمبر 112 کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ پیتل کی پلیٹ پر 112 لکھا ہوا تھا۔ میں نے کار بنگلے کی طرف موڑ دی۔ گیٹ پر 2 قوی ہیکل چوکیدار کھڑے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھول کر مجھے سلام کیا اور میں کار لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک خوبصورت پورٹیکو میں نے کار روکی۔ وہاں 2 کاریں اور کھڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہوئی، دونوں میں سے کسی کار پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ چھوٹے قد کے ایک خوش شکل ادھیر امر آدمی نے میرا استقبال کیا۔ مسٹر حیات، اس نے گردن جھکائے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا، ویسے میرا نام شارک ہے۔ تشریف لائیے، اس نے ادب سے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک سادہ سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، اس نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ پستہ قد آدمی باہر نکل گیا اور میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ قابل ذکر کوئی بات نہیں تھی۔ پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ خوبصورت پردہ سرکہ اور ایک بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں تقریباً 35 سال کی عمر کی ایک عورت تھی، جس کے خد و خال تو حسین تھے، لیکن ان میں بے پناہ بے باکی تھی۔ آنکھیں بادام کی طرح اور پتلیاں بھوری تھیں۔ ہونٹوں کا ابھار بے حد دلکش تھا۔ اس نے فیروزی رنگ کی چست پتلون اور انابی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ بھاری جسامت کے آدمی کی آنکھیں بہت چھوٹی اور ایک لکیر کی مانند تھی۔ سر گنجا تھا، جسمانی اعضاء سے سستی کا اظہار ہوتا تھا۔ رنگ بہت صاف تھا اور بادی و نظر میں وہ مغربی باشندہ معلوم ہوتا تھا۔
हेलो, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। ये आवाज तो वो नहीं थी जो मैंने फोन पर सुनी थी। हेलो, मैंने भी अखलाकन कहा। वो दोनों भी मेरे सामने बैठ गए। सबसे पहले तो आप अपना सही नाम बताइए। मेरा नाम शारक है, मैंने जवाब दिया। मिस्टर हयात कौन हैं? मेरे चचा थे, इंतकाल कर गए, मैंने बरजस्ता झूठ बोला। खूब, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई। मिस्टर शारक, मुझे आप शेखर कह सकते हैं। ये फिल्मीना है, हम दोनों मकामी एसाई हैं। मैंने गर्दन हिलाने पर इत्तफा किया। सबसे पहले मैं आपकी माली हालत जानना चाहता हूँ, मिस्टर शारक, शेखर ने कहा। अपने बारे में कुछ बताने से कबल मैं ये जानना पसंद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कुदरती बात है, शेखर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर फिल्मीना से बोला, फिल्मीना, क्या तुम मेहमान की तवाज़े नहीं करोगी? सॉरी, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी से उसने आला दर्जे की शराब और 3 गिलास निकाले, और फिर उसने गिलासों में शराब उंडेली और एक खूबसूरत ट्रे में रखकर हमारे सामने आ गई। शुक्रिया, मैं नहीं पीता, मैंने कहा। और मिस्टर शारक, शायद आपने इस दोस्ताना माहौल को पसंद नहीं किया। हम आपके दोस्त हैं मिस्टर शारक, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, शेखर ने कहा। दुरुस्त है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मैं नहीं पीता, मैंने जवाब दिया। ताज्जुब है, गोल्ड स्टार में नजर आने वाले शराब ना पीते हों। बहरहाल, आपका क्या पीना पसंद करेंगे मिस्टर शेखर? मैंने संजीदा लहजे में कहा। मुझे आप दोनों के नाम मालूम हो गए हैं, उनका शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। इस तरह मेरे जहन में जो खलश होगी उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, और जब तक ये खलश राफे ना हो मैं आपकी दावत कैसे कबूल कर सकता हूँ। शेखर ने अपना गिलास उठा लिया। उसमें 2-3 चुस्कियां लेने के बाद उसने होंठ साफ किए और फिर बोला, दाऊद रहमानी की लड़की नरगिस रहमानी के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। ओह, मैंने चौंक कर कहा, मसलन? मुकम्मल तारफ यूं है मिस्टर शारक कि हम इस लड़की की हमें ज़रूरत है। दरअसल हमारा यही काम है। इस पूरे मुल्क में हमारे स्टेशन हैं। हम मुअज़्ज़ज़ लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। हमारे पास गैर मुल्क से भी आर्डर आते रहते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम माकूल कीमत पर लड़कियां बाहर भी भेज देते हैं। इसके अलावा मकामी तौर पर भी हमारा काफ़ी कारोबार है। अपने तौर पर हम कभी कभी ऐसी लड़कियों को हासिल करते हैं जिनकी भरपूर कीमत मिल जाए। उन्हीं में नरगिस रहमानी है। दाऊद रहमानी स्टील किंग कहलाता है। उसके पास बेपनाह दौलत है। अगर वो अपनी दौलत का एक हिस्सा हमें दे दे तो उस पर क्या आफत आ जाएगी। मसलन 10 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं। उसका 25% हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। मेरे ख्याल में इसके बाद तुम्हें पूरी जिंदगी दौलत के हिस्सों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी होगी। मेरे औसान खता हो गए। इसका मतलब है मैं खतरनाक मुजरिमों के नरगे में आ घुसा हूँ। चंद लम्हात के लिए मेरा जहन तारीक हो गया, लेकिन फिर मुझे तालूत का ख्याल आया और मैं संभल गया। मेरे पास एक ऐसी कुव्वत थी जो उन लोगों पर भारी थी। चुनाचा मुझे खौफजदा होने की क्या जरूरत थी। गोया तुम बर्दा फरोश हो, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। पुराना और घटिया नाम है। तुम हमें इंटरनेशनल ट्रेडर्स कह सकते हो। बर्दा फरोशी तो एक महदूद अंदाज है। हम स्मगलिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे दौलत हासिल हो सके। बहुत से ममालिक में हमारे नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हमने उन्हें और बड़ा कर दिया है। मजाल है किसी जवान की तरफ आंख उठाकर देखा जाए। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। मुमकिन है तुम भी अच्छी माली हैसियत रखते हो, लेकिन 10-20 लाख से ज्यादा नहीं, और यहाँ पहले ही काम के लिए तुम्हें 2.5 करोड़ मिल रहे हैं। बोलो, क्या तुम उन्हें ठुकरा दोगे? शेखर ने सवाल किया। अगर मैं ठुकरा दूं तो आपका रवैया क्या होगा मिस्टर शेखर? मैंने सवाल किया। मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझाऊंगा, इस दुनिया के बारे में बताऊंगा जहाँ सिर्फ दौलत से इज्जत है। जितनी दौलत होगी उतनी ही इज्जत होगी, बाकी सब ढकोसले हैं, शेखर ने मुखलसाना अंदाज में कहा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? नरगिस रहमानी से मेरा क्या ताल्लुक का हमें इल्म है। उसका कई रोज से ताकुब किया जा रहा है।
लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स काफी चौकस हैं। कल वो तुमसे बहुत मुतासर मालूम होती थी, वरना पब्लिक मकामात पर वो किसी को मुंह नहीं लगाती। उसके मुतासर होने का अंदाज इससे लगा कि आज तुम उसके यहाँ चाय पर मदऊ थे। खूब खासी मालूमात हैं तुम्हारी। बहरहाल मेरी उससे इस दूसरी मुलाकात थी। ऐसी शक्ल में मैं क्या कर सकता हूँ? मामूली सा काम है, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लो। खूबसूरत आदमी हो, वो निकल ना सकेगी, और फिर उसे फुसला कर यहाँ ले आओ। बस तुम्हारा काम खत्म। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी को इतने मुख्तसर काम का इतना बड़ा मुआवजा ना मिला होगा। फर्ज करो अगर दाऊद रहमानी उसकी इतनी बड़ी रकम ना दे सके, तुम्हारे 2.5 करोड़ फिर भी पक्के। हम उसे किसी रियासत के शौकीन हुक्मरान को सप्लाई कर देंगे, इतनी रकम जरूर मिल जाएगी। और अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो इस अहमकाना ख्याल को दिल से निकाल दो। वो यहाँ आएगी, और इस दौरान जब तक उसके बाप से गुफ्तो शनीद हो, तुम अपनी मोहब्बत का खराज वसूल कर लेना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। शेखर ने जवाब दिया। मैं फिर वही सवाल करूंगा, अगर मैं तुम्हारी पेशकश ठुकरा कर यहाँ से जाना चाहूँ तो? मैंने कहा। जिंदा ना जा सकोगे, शेखर ने होंठ सिकोड़ कर जवाब दिया, और मैंने होंठ सिकोड़ लिए। फलमीना इत्मीनान से शराब की चुस्कियां ले रही थी। मैं दिल ही दिल में बहुत से फैसले कर चुका था। अंदाजा हो चुका था कि ये लोग किस कदर खतरनाक हैं। इस वक्त तक कुछ ना हो सकेगा जब तक तालूत ना आ जाए। मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए। अगर किसी हमाकत में पड़ा तो हाथ पांव तुड़वा बैठूंगा। मैं गर्दन झुकाए बैठा था। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर मैंने कहा, मुझे सोचने का मौका दोगे मिस्टर शेखर? कितना वक्त दरकार है? उसने पूछा। कल सुबह जवाब दूंगा। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। क्या तुम खाना खा चुके हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। फलमीना, खाने का बंदोबस्त करो, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कोई तकलीफ ना होने पाए, शेखर ने कहा, और अपने गिलास में बची हुई शराब हलक में उंडेल कर उठ खड़ा हुआ। फिर वो मेरी तरफ मुखातब होकर बोला, एक बार फिर एक बुजुर्ग की हैसियत से मशवरा दे रहा हूँ मिस्टर शारक। मेरी पेशकश पर जज्बात से हटकर सोचना। तुम खूबसूरत आदमी हो। बात सिर्फ 2.5 करोड़ तक नहीं रहेगी। मुमकिन है उसके बाद भी हम तुमसे काम लें। हमेशा 25% तुम्हारा। हम अपने आदमियों को भरपूर मुआवजा देते हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि जो कुछ उन्होंने किया है उसे उन्हें क्या मिला। और फिर वो बाहर निकल गया। मैंने एक गहरी सांस लेकर फलमीना की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी भूरी आंखों में बेपनाह कशिश थी। मिस्टर शेखर ने गलत नहीं कहा मिस्टर शारक। किसी एक लड़की के लिए आला मुस्तकबल बर्बाद कर देना बहुत बड़ी हमाकत है, जबकि दौलत हासिल करने के बाद एक से एक हसीन लड़की तुम्हारे कदमों में होगी। आओ खाने के कमरे में चलें। उसने बेतकल्फी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया। एक बात और बता दूं, उसने रास्ता चलते हुए सरगोशी की। यहाँ कदम कदम पर बेहतरीन निशानेबाज मौजूद हैं जो दिन रात पूरी तरह होशियार रहते हैं, चुनाचा कोई भी कोशिश नुकसानदेह होगी। उसने रुककर मेरी शक्ल देखी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बात का यकीन इस तरह करो। उसने मेरा फ्लैट हैट लेकर फिजा में उछाल दिया। डज डज करके कई धमाके हुए और हैट में निसफ दर्जन सोराख हो गए। ये अंदाजा नहीं हो सका था कि गोलियां कहां से आई हैं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर दिल ही दिल में उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे इस बात से आगाह कर दिया, वरना मुमकिन था कि मैं इस अंदाज में भी सोचता। लड़की मुस्कुराती हुई मेरे साथ आगे बढ़ गई और फिर हम दोनों एक ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। लड़की ने मेरे लिए एक कुर्सी खींची और खुद भी दूसरी कुर्सी खिसका कर मेरे सामने बैठ गई। उसने मेज पर लगी हुई घंटी बजाई और चंद मिनट के बाद कई मुलाजिम किस्म के आदमी ट्रालियों में खाना रखे अंदर आ गए। मैंने बेतकल्फी से खाना खाया। अब तकल्लुफ बेकार था। उस वक्त तक के लिए तो फंसा ही हुआ था जब तक तालूत नहीं आ जाता, या फिर मुमकिन है तालूत मुझसे ज्यादा दूर ना हो। बहरहाल तन्हाई जरूरी थी। खाने के बाद कॉफी का दौर चला और फिर हम ड्राइंग रूम से निकल आए। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह दिखा दूं, उसने कहा और फिर मुझे बंगले के आखिरी हिस्से में एक खूबसूरत कमरे में ले गई। बड़ा हसीन माहौल था। आरामदाह मसहरी बिछी हुई थी।
आसाइश की हर चीज मौजूद थी। एक दीवार पर एक हिजान खेज पेंटिंग लगी हुई थी। फिल्मीना उसे देखकर मुस्कुराई। लिबास तब्दील कर लो डार्लिंग, मैं भी लिबास बदल कर आती हूँ। मैं तुम्हारे दिल से नरगिस रहमानी का ख्याल मिटा दूंगी। मैं अहमकों की तरह उसे जाते हुए देख रहा था। फिल्मीना के चले जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। कुछ अरसा कबल की पुरसकून जिंदगी बार बार मेरे दिल में एक खलश पैदा कर रही थी। एक छोटी सी फिल्म में काम करने वाला लाउबाली लड़का जो आम इंसानों की तरह हालात की गोद में परवान चढ़ा, जिसकी आरज़ुएं एक बीवी, एक मकान और चंद बच्चों तक महदूद थीं। जवानी के तकाज़ों ने जिसे हालात के बनूर में फंसा दिया, कहां से कहां पहुंच गया था। खुद को यहां तक लाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरा मुस्तकबल तमाशों से वाबस्ता होकर रह गया। तमाशे हो रहे थे और मैं खुद उन तमाशों में एक तमाशाई बन गया। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली था जिसे वक्त नचा रहा था, और वक्त ताकतवर है, वही होगा जो वक्त चाहेगा। अपनी खामोश और सीधी सादी दुनिया में लौटना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। फिर ठीक है, नचाने वाला जिस अंदाज से नचाए, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। मेरी हैसियत ही क्या रह गई है। दरिया में बहने वाला एक तिनका हूँ, दरिया के बहाव के साथ बहता रहूंगा। मुझ में ये खसूसियत थी कि मैं खुद अपना तज्जिया करके अपने जहन को मुतमिन कर लेता था। मेरे बस में कुछ भी तो नहीं था, फिर फजूल और परेशान कुन ख्यालात का शिकार क्यों रहूं। सो मैं फिल्मीना का इंतजार करने लगा। जो तजवीज़ उन्होंने पेश की थी वो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं थी। नरगिस रहमानी नए ज़माने की एक शोख लेकिन मासूम लड़की थी। मुझे क्या हक पहुंचता है कि उसे इन दरिंदों की भीड़ चढ़ा दूं। इससे बड़ी कमीनगी और क्या हो सकती है। मैं किसी कीमत पर यह काम करने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, उनका जो दिल चाहे करें, मुझे मार डालें, हाथ पांव तोड़ दें, आंखें फोड़ दें, जो दिल चाहे करे, मैं उसे अपनी तकदीर समझ लूंगा। चुनाचा मैं और ज्यादा बेचैनी से फिल्मीना का इंतजार करने लगा। उसका दावा कि वो नरगिस रहमानी का ख्याल मेरे दिल से मिटा देगी, जरूर मिटाए, यही तो मैं चाहता था। उस सादा सी लड़की का ख्याल सिर्फ उसके दिलकश चेहरे तक महदूद था। दरवाजे पर आहट हुई और फिल्मीना अंदर आ गई। कमरे की रंगीन फिजा में सुर्ख तूफान आ गया। गहरे सुर्ख लिबादे से उसका गुलाबी मरमरी बदन इस तरह चमक रहा था जैसे किसी माहिर फन मुसव्वर ने शोख रंगों से खूबसूरत जाविये खींच दिए हों। उसके आहिस्ता आहिस्ता चलने से ये जाविये बदल रहे थे। मैं जलती हुई निगाहों से उसे देखने लगा। मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैंने अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुला दिया और अब मेरी कायनात उस कमरे तक महदूद हो गई जहां शोखो शंग फिल्मीना की रानाइयां बिखरी हुई थी। मैं साकतो जामद बैठा रहा। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। वोडा 69 की बोतल उसके हाथों में जगमगाने लगी। 2 बुलोरी जाम लिए वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में अनदेखे ख्वाब मचल रहे थे। शराब की बोतल शर्मा रही थी। उन आंखों से उसने दोनों पैमानों में शराब उंडेली और एक पैमाना मेरे मुंह से लगा दिया। पूरे कमरे में मुझे फिल्मीना के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे दिल को बहुत भाई थी। मैं उसे ना ठुकराने का तहैया कर चुका था और फिर मैं उसमें जज़ब होकर रह गया। मेरे चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए थे। मैं सब कुछ भूल गया। मैं सिर्फ ख्वाब देख रहा था। शराब के कई जाम उसने मेरे हल्क में उंडेल दिए और मेरी आंखों में धुंधलाहट आ गई। फिर मैंने अपने जिस्म को हल्का होता हुआ महसूस किया। मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर यह ठंडक एक गर्म लहाफ से ढक गई। अजीब लहाफ था। उसका कोई सिरा मेरे हाथ ना आ रहा था ताकि मैं उसे सर तक ओढ़ लूं। इस लहाफ में गर्मी थी। उसने मेरे जिस्म से सर्दी समेट ली। मेरा जिस्म तपने लगा। उस तपश में दर्द नहीं था, हल्का हल्का सरूर महसूस हो रहा था। दुनिया की अच्छे से अच्छी शराब पीने से इस तरह का सरूर नहीं मिल सकता था। और फिर मुझे एक गहरे सुकून का एहसास हुआ। मेरे जिस्म की तपश खत्म हो चुकी थी। चुनाचा मैं सुकून की नींद सो गया।
सुबह सवेरे मैं बेदार हुआ तो मेरे मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा था। तबीयत भारी भारी थी, सर चकरा रहा था। काफी देर तक मैं आंखें खोले पड़ा, छत को तकता रहा। फिर दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी तो चौंक पड़ा। मैंने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरमियानी उम्र की एक औरत अंदर आ रही थी। वो मेरे करीब पहुंचकर मुस्कुराई। उठोगे नहीं? उसने बड़ी बेतकल्लफी से पूछा। मैं हैरत से उसे देखता रहा। तब उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मसहरी से उठा लिया। वो सामने बाथरूम है, उसने एक तरफ इशारा किया। मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका और मैं तेजी से बाथरूम की तरफ लपका और अंदर दाखिल हो गया। लिबास यहाँ मौजूद है, औरत की आवाज सुनाई दी और मैंने आंखें बंद कर ली। रात के वाकयात मेरे जहन के पर्दे पर दौड़ने लगे। एक अनोखा सरूर महसूस होने लगा और मैंने शावर खोल दिया। ठंडे पानी की फुहारों ने मेरे जिस्म पर दौड़ती हुई आग को ठंडा कर दिया और मैं गुस्ल करते हुए फिल्मीना के बारे में सोचने लगा। हसीन औरत थी, हसीन रात थी। बस शराब की करवाहट ने हवास छीन लिए थे, वरना मुझे एक और गुनाह का एहसास हुआ। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। ठंडा पानी मेरे सर पर गिरता रहा और सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन से टकराते रहे और फिर तान नरगस रहमानी पर आनकर टूटी। उस लड़की के बारे में मैं फैसला कर चुका था। ख्वाह व ये लोग मुझे कुछ भी दे दें, कितने ही एहसान मेरे ऊपर लाद दें, उनकी बात मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफतन मुझे तालूत का ख्याल आया। रात को तालूत कहाँ था? क्या वो इस वक्त मेरे पास था जब मैं फिल्मीना की जिस्म में छुपा हुआ था? बदमाश तालूत की शरीर निगाहें याद आ गईं और मैं झीप गया। तब मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, लिबास पहना और बाहर निकल आया। कमरा खाली था, औरत जा चुकी थी। तालूत मैंने आवाज दी लेकिन जवाब नादारद। तालूत मैंने फिर उसे पुकारा। मैं उससे बात करना चाहता था, उन लोगों के मुतालबे के बारे में उससे बताना चाहता था। जाहिर है तालूत ही मुझे माकूल मशवरा दे सकता था। मैं उसी के मशवरे की रोशनी में कोई कदम उठा सकता था, लेकिन वो तो कमरे में मौजूद नहीं था। मुमकिन है रात को आया हो और मुझे मसरूफ देकर खामोशी से वापस चला गया हो। हल्की सी परेशानी मेरे जहन में रींग आई। मैं तालूत से बगैर बात किए बगैर उन लोगों से कैसे गुफ्तगू कर सकता हूँ? कई आवाज़ों पर भी तालूत ना आया तो मुझे यकीन आ गया कि वो आस पास मौजूद नहीं। उसी वक्त दो आदमी मेरे कमरे में दाखिल हुए। मिस्टर शेखर नाश्ते के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो, मैंने एक गहरी सांस ली और उनके साथ चल पड़ा। कई राहदारियों से गुजरकर वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर तशरीफ ले जाइए, उनमें से एक ने कहा और मैं दरवाजा खोलकर बेझिझक अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। उसके पीछे सिर्फ शेखर बैठा हुआ था। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर शेखर। मॉर्निंग। कहिए मिस्टर शारक, रात कैसी रही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और मैं मुस्कुराकर रह गया। तशरीफ रखिए। वैसे मेरा ख्याल है आपने फिल्मीना को मिस रहमानी से कमतर ना पाया होगा। मैंने इस बात का भी कोई जवाब ना दिया। जाहिर है इस बगैरत बर्दा फरोश को इस बात की अहमियत का क्या एहसास हो सकता था। तशरीफ रखिए, उसने कहा और मैं बैठ गया। उसके बाद नाश्ता बिल्कुल खामोशी से किया गया। नाश्ते से फारग होकर शेखर ने एक आला दर्जे का गैर मुल्की सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर मुझे पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ सिगरेट ले लिया। उसने अपने खूबसूरत लाइटर से मेरा सिगरेट सुलगाया। फिर अपना सिगरेट सुलगाकर उसने 2-3 गहरे गहरे कश लिए और बोला, फिल्मीना की कोई हैसियत नहीं है मिस्टर शारक। ना जाने आप जैसे इंसान अपने जहन में पाकीज़गी, गुनाह और सवाब का रोग क्यों पाल लेते हैं। जिंदगी तो शराब की बोतल के काक की तरह है। उसे महदूद करना जिंदगी की तौहीन है। हर रात नई लड़की एक से एक हसीन, और सुबह को उसके जिस्म सूरत का हर नक्श मिटा दो। दूसरी रात के इंतजार में सिर्फ उसे याद रखो जो तुम्हारे सामने है। दौलत, उसकी हैसियत से कौन इनकार कर सकता है। इज्जत, शोहरत, शराफत, सब कुछ उससे खरीद कर अपना लो। जितना बड़ा दौलतमंद उतना ही शरीफ इंसान। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने मेरी आंखों में देखा।
मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा। उसने सिगरेट का एक कश लिया और बोला, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। स्टील किंग सस्ता लोहा खरीदता है, महंगा बेचता है। उसके पास जो दौलत है उसकी जरूरत से ज्यादा है। हम किसी ऐसे आदमी से कोई सरोकार नहीं रखते जो बिजाते खुद तंग दस्त हो। तुम दाऊद रहमानी के पास चले जाओ, उससे कहो तुम एक जरूरतमंद इंसान हो। अगर तुम्हें 10,000 रुपए ना मिले तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो तुम्हें मज़का उड़ाने वाले अंदाज में देखेगा, होंठ सकोड़ेगा और फिर अपने चपरासी को बुलाएगा। उससे कहेगा कि इस बेवकूफ नौजवान को धक्के देकर बाहर निकाल दो। हालांकि 10,000 रुपए उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन उसे तुम्हारी जिंदगी से कोई दिलचस्पी ना होगी। भला वो अपनी दौलत से तुम्हारी जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों करेगा? हाँ, अपनी लड़की के लिए वो 10 करोड़ रुपए जरूर खर्च कर सकता है, आजमाइश शर्त है। फिर तुम्हें एक ऐसे इंसान से हमदर्दी क्यों हो जिसे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं? मेरी बात का जवाब दो। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेने लगा। आपके दलाइल काफी वजनी है मिस्टर शेखर, लेकिन मैं नरगिस रहमानी को धोखा नहीं दे सकता। फिर वही हमाकत की बात, अरे तुम उसे धोखा कहाँ दे रहे हो? बेशक अपनी मोहब्बत उसके लिए वक्फ कर दो। हमें तो उसके बाप की जेब से 10 करोड़ रुपए चाहिए। अफसोस कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई दलील है तुम्हारे पास? मुझे कायल करने की कोशिश करो। शेखर ने कहा कि तुम ये काम किस बिना पर नहीं करना चाहते। बस मैं अपनी जात को इस फरेब में मुलव्वस नहीं कर सकता। मैं धोखेबाज और फरेबी नहीं हूँ। ये हट दर्मी और जिद की बात है, शेखर ने कहा। जो दिल चाहे समझ लो, मैंने लापरवाही से कहा। नहीं मेरे हीरो, अभी मैंने कुछ नहीं समझूंगा। तुम 7.5 करोड़ रुपए की मालियत रखते हो और मैं उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आओ मेरे साथ। वो कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। मैंने भी कुर्सी छोड़ दी। मैं शेखर के साथ बाहर निकल आया। वो खामोशी से बंगले के एक हिस्से की तरफ चल पड़ा और फिर एक कमरे के सामने हम दोनों रुक गए। मुझे सिर्फ दलाइल की जुबान पसंद है। जब मेरे दलाइल की जवाब में कुछ नहीं कह सकते तो फिर मेरी बात मान लो। मिस्टर शेखर, मुझे आपके घिनौने कारोबार से नफरत है। मासूम लड़कियों की खरीदो फरोख्त में मैं कोई हिस्सा नहीं ले सकता। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में मैं दोस्ती की फिजा को उस वक्त तक खत्म नहीं करना चाहता जब तक दुश्मनी नागुज़ेर हो जाए। मिस्टर शारक, तुम हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। हम हर कीमत पर चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करने पर तैयार हो जाओ। तुम अगर चाहो तो नरगिस रहमानी के बाद अपना हिस्सा लेकर हमें छोड़ सकते हो, लेकिन इससे कबल हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। उसने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं उसके पीछे अंदर पहुंच गया। अजीब सा कमरा था। उसमें सिर्फ 2 दरवाजे थे। फर्श भी नंगा था, दीवारें भी नंगी। कमरे में दूर दराजों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दरअसल इंसान ने मुख्तलिफ लिबासे ओढ़े रखे हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे चढ़ा रखे हैं। फिर जरूरत है, जिस तरह मेरे लिए तुम एक जरूरत हो। मैंने तुमसे इंतहाई दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू की, फराइज मेजबानी भी अदा करने की कोशिश की और करता रहूंगा, लेकिन अपनी जरूरत को मैं किसी तरह नहीं टाल सकता। उसके लिए मेरे नजदीक चंद जराए हैं। जिस तरह दौलत हासिल करने के लिए मैं दाऊद रहमानी की लड़की को अगवा करना चाहता हूँ, इसी तरह ये भी चाहता हूँ कि उसका जरिया तुम बनो। गोया तुम मेरी जरूरत हो, और तुम्हारी जरूरत अगर वो दौलत नहीं तो जिंदगी तो जरूर होगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का एहसास हो जाए तो मेरी जरूरत पूरी करने पर आमादा हो जाना। डेविड, उसने दूसरे कमरे की तरफ रुख करके आवाज दी, और दूसरे ही लम्हे एक लंबा तिरंगा सियाफाम आदमी बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर चुस्त नीली पतलून और सफेद बनियान थी। यस बॉस, उसने गर्दन झुका कर कहा। मिस्टर शारक मेरी जरूरत पूरी करने पर आमादा नहीं, तुम उन्हें आमादा करने की कोशिश करो। यस बॉस, उसने उसी अंदाज में कहा। ओके मिस्टर शारक, आपकी आमादगी के बाद ही मुलाकात होगी, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डेविड की शक्ल देखकर ही मुझे एहसास हो गया कि क्या होने वाला है। मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ने लगी। फिर मैंने सोचा मेरी हैसियत ही क्या है, एक मफरूर मुजरिम।
जिस की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजर सकती है। क्या हैसियत है उस जिंदगी की, कब तक मैं तालूत के सहारों चलूंगा। अगर नरगिस रहमानी बच जाए तो ये एहसास तो रहेगा कि मैंने कुछ किया। ना जाने कमबख्त तालूत कहाँ है। तालूत मैंने फिर उसे आवाज दी, लेकिन वो बदबख्त कहीं दूर ही निकल गया था। साटरे रोबन कामिन, दो कामत देवर ने किसी को आवाज दी और उसी वक्त दूसरे दरवाजे से दो और आदमी निकल आए। ये भी सूरत से बदमाश मालूम होते थे। उन्होंने रंगीन लिबासों के साथ फुटबॉल बूट पहन रखे थे जो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आए। कोट उतार दीजिए मिस्टर, डेविड ने बड़ी शराफत से कहा। क्या करना चाहते हो, मैंने सर्द आवाज में पूछा। मैं किसी सवाल का आदी नहीं हूँ, कोट उतार दो। डेविड का लहजा सख्त हो गया। वो किसी शिकारी कुत्ते की मानद नजर आ रहा था। मैंने थूक निगलते हुए कोट उतार दिया, जिसे उसने मेरे हाथ से लेकर एहतियात से अपने कंधे पर डाल लिया। तब दोनों खतरनाक आदमी मेरे दो तरफ खड़े हो गए। उन्होंने मुट्ठियां भींच ली और अपना जिस्म तोलने लगे। अजीब मज़का खेज नजर आ रहे थे वो दोनों, लेकिन दूसरे लम्हे उनमें से एक फिजा में उछला और उसके बूट की ठोकर मेरे घुटने पर पड़ी। मेरे मुंह से बेसाख्ता कराह निकल गई। अभी मैं इस चोट से संभला भी ना था कि दूसरे आदमी ने मेरी टांग के जोड़ को ठोकर मारी और मैं तवाज़न बरकरार ना रख सका। दूसरे लम्हे मैं जमीन पर पड़ा था। घुटने की चोट से मैं बिलबिला गया और वो दोनों लड़ाका मुर्गे की तरह गर्दन झुकाए मेरे गिर्द चक्कर काट रहे थे, जैसे मेरे उठने का इंतजार कर रहे हों। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। ताहम इस तरह पड़े रहना भी मर्दानगी के खिलाफ था। अब मैं इतना भी कमजोर नहीं था कि मुदाखलत के लिए हाथ भी ना उठा सकूं। मैं घुटने की चोट भूलकर फुर्ती से खड़ा हो गया, लेकिन वो दोनों बदमाश अपने काम में माहिर थे। खटाखट दो ठोकरें मेरी पिंडली और कमर पर पड़ी और मैं संभलने की कोशिश में दीवार से जा टकराया और मुझे ना गिरता देखकर उन दोनों को गुस्सा आ गया। अब लगातार ठोकरें मेरे जिस्म पर पड़ रही थी। हर ठोकर पर मेरे मुंह से कराह निकल जाती। मैं फुटबॉल ही की तरह लड़कता फिर रहा था और डेविड कोने में मेरा कोट संभाले हुए था। फिर अचानक उसने हाथ उठाया और वो दोनों रुक गए। हाँ जवान, क्या ख्याल है? बास का मर्जी पूरा होगा। बको मत कुत्ते जलील। इस बार मैं कोशिश करके डेविड पर ही चढ़ दौड़ा, लेकिन दोनों में से एक ने रास्ते में ही मुझे संभाल लिया। उसकी ठोकर मेरी कमर पर पड़ी और मैं डेविड के कदमों में जा गिरा। डेविड ने भी फुर्ती से एक ठोकर रसीद करके अपने टांगों को मेरे हाथों की गिरफ्त से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह ठोकर फैसला कौन थी, क्योंकि मेरे सर पर पड़ी थी। मेरी आंखों में तारे नाच गए और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। होश ना आता तो अच्छा था, क्योंकि जिस्म में सख्त तकलीफ थी। जगह जगह उबार थे, कानों में सीटियां गूंज रही थी। उठो, ये पी लो, तकलीफ राफे हो जाएगी। एक नस्वानी आवाज मेरी कानों में गूंजी और मैं चौंक पड़ा। तकलीफ के बावजूद मैंने आंखें खोल कर देखा। एक सुर्खो सफेद चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसके बाल जदीद फैशन के मुताबिक कटे हुए थे। जिस्म से खुशबुएं उठ रही थी। दिलकश नक्शो निगार, स्याह आंखें, भरे हुए होंठ। मैं तअज्जुब से उसे देखने लगा। उठो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सफेद दांतों की चमक से मेरी आंखें खैरा हो गईं। फिर उसके हाथ में दबे हुए गिलास पर निगाह डाली। पीले रंग का सयाल था, न जाने क्या था। मैंने उठने की कोशिश की और वह मुझे सहारा देने के लिए झुक आई। मैंने अपने शाने पर उसके गदाज जिस्म का बोझ महसूस किया। उस तकलीफदा हालत के बावजूद मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। बहरहाल मैं उसके सहारे उठ गया। उसने बाकायदा मेरे जिस्म का बोझ संभाल लिया था। तब मैंने सियाल का गिलास लेकर होंठों से लगा लिया और गिलास खाली करके उसे वापस कर दिया। शुक्रिया, मैंने उसे कहा और मुझे वो लिटा कर उठ गई। मैंने सुलगती हुई निगाहों से उसके गुदाज जिस्म को देखा। उसका कद 5 फुट से कम था, कमर बेहद पतली, उम्र भी 17-18 से ज्यादा ना होगी। उसके चेहरे से यही अंदाज होता था। गिलास रखकर वो पलटी। मैं उसे ही देख रहा था। बिलाशुबा बूटे से कद की नौखेज लड़की, हसीन तरीन कही जा सकती थी। जिस्मानी एतबार से भी वो काफी दिलकश और मौजू थी। लेकिन इन तमाम बातों को सोचने से पहले मुझे उसके बारे में जानना चाहिए था कि वो कौन थी
اور میں نے اس سے یہ سوال کر دیا کہ تم کون ہو؟ جینی، اس نے جواب دیا، جیسے میں اس نام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تب میں نے اچانک محسوس کیا کہ جیسے میرے جسم کا درد رفع ہوتا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیا جادو اثر دوا تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل تر و تازہ تھا۔ میں نے کوہنیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی اور جینی نے مجھے پھر سہارا دیا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا جینی؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت 8 بج رہے ہیں، کیا تم بھوک نہیں محسوس کر رہے؟ سخت، میں نے کہا، واقعی مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ تب میں کھانا لے آؤں، اس نے کہا، اور میں سحری سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ میری نگاہیں اس کے حسین سراپا کا جائزہ لے رہی تھیں، اور جب وہ نگاہوں سے اجل ہو گئی تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں بدستور شیکر کی قید میں تھا۔ وہ ذلیل انسان مجھے پاگل کر دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن یہ کم بخت طالوت کہاں مر گیا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا؟ کیا وہ مجھ سے اکتا گیا؟ طالوت، میں نے بھونچے ہوئے لہجے میں آواز دی، لیکن وہی سناٹا، وہی خاموشی۔ میرے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگے۔ بھیانک مستقبل میرے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اگر طالوت چلا گیا تو اب میں کیا کروں گا؟ میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں پریشانیاں کروٹیں بدلتی رہیں، اور پھر وہ کھانا لے کر آ گئی۔ ایک خوبصورت ٹرالی میں بہت سی پلیٹیں چنی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرالی میرے سامنے رکھ دی۔ میں مسحری سے اتر آیا، باتھ روم میں جا کر کلی کی، دانت صاف کیے اور پھر کھانے کے سامنے آ گیا۔ آؤ تم بھی کھا لو، میں نے اسے مدعو کیا۔ شکریہ، میں کھا چکی ہوں، اس نے کہا، اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی خیال آیا اور میں نے اس سے پوچھا، فلمینا کہاں ہے جینی؟ آج میری ڈیوٹی ہے، وہ چھٹی پر ہے، میں نے اوہ کہا، اور اگر یہ ڈیوٹی وہی ہے جو فلمینا نے انجام دی تھی تو بہت خوب ہے۔ کم از کم اس معاملے میں شیکر کا شکریہ ادا کرنا بد اخلاقی اور ناسپاسی ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد جینی میرے لیے کافی اور سگریٹ لے آئی۔ زود اثر دوا نے میرے جسم سے تکلیف رفع کر دی تھی۔ کافی اور سگریٹ سے ذہنی تھکن رفع ہو گئی۔ میں نے جینی کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور ایک الماری سے شراب کی بوتل نکال لائی۔ پچھلی رات کی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ میں اپنے ذہن کو ان بے شمار پریشان کن خیالات سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گناہ و ثواب کی کہانی بھلا دی اور جینی کے ہاتھ سے جام لے لیا۔ کئی پیگ پینے کے بعد میرا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ اب مجھے جینی کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ جینی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا اور وہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ جینی، میں نے اس کے ایک ایک نقش کو ذہن میں اتار لیا اور پھر میں گہری نیند سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو جینی ایک خواب کی طرح ذہن پر مسلط تھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو اب میرے جسم سے آ رہی تھی۔ میں بھاری دماغ لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کل کی چوٹیں رات کی شراب سے وقتی طور پر دب گئی تھی اور اب ان میں پھر سے درد شروع ہو گیا تھا۔ غسل کر کے باہر نکلا، بال وغیرہ ترتیب دیے اور ایک کرسی پر بیٹھ کر جینی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جینی بھی فلمانہ کی طرح رات کے کسی حصے میں غائب ہو گئی تھی۔ ویسے اس سلوک کے بعد رات کو جینی کی آمد ہی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ سوچتے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور پھر ایک آدمی اندر آ گیا۔ باس ناشتے کی میز پر آپ کے منتظر ہیں۔ میرے ہونٹ بنچ گئے۔ ذلیل فطرت شیکر اپنی عجیب و غریب رویے سے مجھے ذہنی ہیجان میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کو ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا۔ بہرحال ممکن ہے وہ مجھ سے کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی درندگی کو شکست دینے کے لیے میرے پاس ایک ہی ہتھیار تھا، وہ یہ کہ اس کی بات نہ مانوں۔ مجھے بلانے کے لیے آنے والا میرا منتظر تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میں اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں پہلے روز میں نے شیکھر کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ شیکھر نے حسب معمول میرا استقبال کیا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے سگریٹ پیش کی، جسے میں نے بلا تردد لے لیا۔ اس دوران میرے اور اس کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔
सिगरेट के गहरे गहरे कश लेते हुए वो किसी ख्याल में डूबा हुआ था। फिर दरवाजे पर चाप सुनाई दी और मेरी गर्दन उस तरफ घूम गई। एक बार फिर मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ गईं। मरदूद डेविड दरवाजे में खड़ा था। क्या आप नाश्ते से फारग हो चुके मिस्टर शार्क? उसने बड़े अदब से पूछा। हाँ, हम फारग हो चुके हैं डेविड, शेखर ने जवाब दिया। तब बराहे करम मेरे साथ तशरीफ लाइए, डेविड ने मुझे मुखातब करके कहा और शेखर कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। ओके मिस्टर शार्क, कल मुलाकात होगी अगर आप जिंदा रहे तो, उसने सपाट लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखता रह गया। आइए मिस्टर शार्क, डेविड की आवाज फिर उभरी। कहाँ, क्या करना चाहते हो तुम? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। कल का खेल मेरे साथियों के लिए काफी दिलचस्प था। आज उन्होंने कुछ और तब्दीलियां की हैं। बड़े जिद्दत पसंद हैं वो लोग, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, वो बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं बादल नख्वास्ता उठ गया। दिल ही दिल में तालूत को कोस रहा था। किस बुरे मौके पर उसने मेरा साथ छोड़ा। आखिर मर कहाँ गया कमबख्त, मुस्तकबिल गायब है। तालूत, मैंने फिर आहिस्ता से सरगोशी की, लेकिन वो मनहूस होता तो जवाब मिलता। वो तो मुझे फंसवा कर गायब हो गया था। आंखों में तारीकियां लिए मैं डेविड के साथ चलता हुआ उसी कमरे में पहुंच गया जहां कल मेरी दुर्गत बनी थी। अंदर उन दोनों के अलावा दरमियानी उम्र की दो औरतें भी मौजूद थीं। उन औरतों को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मैं थूक निगलते हुए उन्हें देखने लगा। डेविड ने दरवाजा बंद कर दिया। इंतजार ना करें मादाम, शुरू हो जाएं, डेविड ने कहा और दोनों औरतें आगे बढ़ आईं। उन्होंने मेरी कमीज के बटन खोले। मेरे हाथ मदाफत के लिए बड़े, लेकिन अव्वल तो औरतें ही काफी मजबूत थीं। उसके अलावा दोनों आदमियों ने मेरे बाजू पकड़ लिए। मेरी कमीज उतार दी गई और फिर औरतों के हाथ मेरी ज़ैरे लिबास की तरफ बढ़े। क्या कर रही हो? मैं चीखा और डेविड ने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ लिए। दूसरे हाथ से उसने अपनी पतलून से एक लंबा चाकू निकाल लिया। क्लिक की आवाज के साथ चाकू खुल गया और डेविड उसे मेरे नखरे पर रखकर सफाक लहजे में बोला, मदाफत की तो बकरे की तरह ज़िबा कर दूंगा। बास की तरफ से आर्डर मिल चुका है। बालों की तकलीफ से मेरे मुंह से कराह निकल गई और औरतों ने मेरे ज़हरी लिबास भी उतार दिया। सुनो तो सही, मैंने सख्त ज़हनी हिजान के आलम में कहा। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे बात से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसका वक्त गुजर गया। अब सिर्फ तुम्हें वो करने के लिए तैयार होने का इकरार करना है जो बास ने कहा था। मेरा लिबास क्यों उतारा गया? मैंने लरजते हुए पूछा। तमाशा देखते रहो, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारा लिबास क्यों उतारा गया। मेरी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 मर्दों और 2 औरतों के दरमियान मैं बरहना खड़ा था, बेबस था। उसके बाद वो जो कुछ भी करने वाले थे उसका सही अंदाजा तो नहीं कर सका, लेकिन ये जरूर जानता था कि वो जो कुछ करेंगे उसे बर्दाश्त ना कर सकूंगा। अब 2 ही रास्ते थे, या तो नरगिस रहमानी की बर्बादी का इकरार कर लूं या फिर डेविड से भिड़कर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। जिंदगी बड़ी अजीज शाह है, इंसान किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता। नरगिस रहमानी का मासूम चेहरा मेरी निगाहों में घूम गया और मैंने आंखें बंद कर लीं। सुनो डेविड, मैंने डूबती हुई आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर तारक, थैंक यू मिस्टर शार्क। उसने डेविड ने मेरे बाल छोड़ दिए। वो एकदम बेहद मुअद्दब नजर आने लगा और फिर उसने उन सब से कहा, चलो बाहर जाओ। दोनों औरतें और मर्द जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए और डेविड दूसरी तरफ रुख करके खड़ा हो गया। बराहे करम लिबास पहन ले मिस्टर शार्क, उसने कहा और मैंने जल्दी से अपनी पतलून उठा ली। लिबास पहनने के बाद मैंने गहरी गहरी सांसें ली और भर्राई हुई आवाज में पूछा, मिस्टर शेखर कहाँ है? अब तो कल ही बात से मुलाकात होगी, वो जा चुके हैं। आइए आप अपने कमरे में आराम कीजिए। और मैं डेविड के साथ निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। कमरे में पहुंचकर मैं मुसहरी पर गिर पड़ा। ज़हन था कि टुकड़े टुकड़े हो रहा था। कोई बात समझ में नहीं आई। सबसे ज्यादा रंज तालूत के चले जाने का था कि वो कहाँ चला गया, क्यों चला गया और अब मैं क्या करूं।
तालूत की गैर मौजूदगी में मेरी जो हसीयत थी वो आपके सामने है, आप इसका तज्जिया कर सकते हैं। ना जाने कितनी देर मैं ज़हन को पुरसकून कर सका। ये भी एक ज़बरदस्त कोशिश थी, वरना इस वक्त सकून का नाम कहाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का भरपूर जायज़ा लिया। एक मफरूर मुजरम जिसके ऊपर बहुत से केस बन चुके थे, किसी भी वक्त जेल की सलाखों के पीछे जा सकता था। तालूत चला गया था और अब मुझे जिंदगी की गाड़ी खुद ही धकेलना थी। तालूत से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द साथ छोड़ देने की तवक्का की थी। बहरहाल उस पर मेरा हक भी क्या था, मुझ में और उसमें बहुत फर्क था। मैंने झंझला कर तालूत का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरों के सहारे कब तक जिंदा रहूंगा, खुद क्या करना है ये सोचना है। उन लोगों से नरगिस रहमानी को बर्बाद करने का वादा कर चुका था। जानता था कि वो भी कच्ची गोलियां खेले हुए ना होंगे, सिर्फ मेरे वादे पर मुतमिन ना हो जाएंगे। हाँ, एक बात का अंदाजा था, वो मेरी असल शख्सियत से नावाकिफ हैं, उन्हें मेरी आरफ वाली हैसियत मालूम नहीं। फिर अब जबकि मैं एक मुजरिम भी बन चुका हूँ तो अपनी सलाहियतों को क्यों ना इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मुजरिम ही सही, इस तरह जिंदगी गुजारूंगा। जहाँ ज़मीर मुतमिन ना होगा वहाँ अपनी मर्दानगी से काम लूंगा। नरगिस की जिंदगी कम अज कम मेरे हाथों बर्बाद ना होगी। कोशिश करूंगा कि उसे महफूज रखूं। ज्यादा से ज्यादा इस कोशिश में जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएंगे। जिंदगी तो जानी ही है, ठीक है, किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही। मैं मुसहरी से उठ गया, बाथरूम में गया, गुस्ल किया। हालांकि सुबह तो को गुस्ल कर चुका था, लेकिन इस बार गोया मैंने अपनी ज़हनी उलझने धो दी और फिर सब कुछ भूल कर मैं शराब की अलमारी की तरफ बढ़ गया। शराब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जो बोतल सबसे खूबसूरत नजर आई निकाल ली, गिलास में उंडेली और पीने लगा। सीने पर जलती हुई लकीरें उतरती रहीं और फिर सरूर आने लगा। पीता रहा और जब हाथ बोतल उठाकर उंडेलने के काबिल ना रही तो ऊंधा गिर पड़ा। कुछ होश ना रहा। ये बेहोशी ही मुनासिब थी, वरना परेशान कुन ख्यालात मेरा पीछा ना छोड़ते। और फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैंने गुस्ल वगैरह किया तो फिर शेखर का बुलावा आ गया और मैं चल पड़ा। लेकिन आज उस कमरे तक का फासला तय करते हुए मैंने दिल में अपने अज़ाइम ताज़ा किए, अपनी सलाहियतों को पुकारा। और जब मैं कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो किसी हद तक पुरसकून हो चुका था। शेखर ने हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल किया। ऐसे लगता था जैसे मुझे डेविड के हवाले करने के बाद उसका काम ख़त्म हो गया। मैंने इत्मीनान से कुर्सी घसीटी और बैठ गया। मुलाजमों ने नाश्ता लगा दिया और हम दोनों खामोशी से नाश्ता करते रहे। फिर नाश्ता ख़त्म हो गया और शेखर ने मुझे सिगरेट पेश की, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। डेविड ने मुझसे कहा था कि तुमने, उसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी तरफ देखा। हाँ, बेहालत मजबूरी मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने होंठ सकोड़ कर जवाब दिया। तुम्हारे आदमी जिंदगी की इंतहाई मंजिलों पर पहुंच रहे थे। गोया दिल से तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो। कतई नहीं। अगर मुझे तैयार होना होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन तुमने रकम का लालच दिया था। वो इतनी है कि मुझे पहली ही पेशकश में तैयार हो जाना चाहिए था। गोया तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए डेविड से इकरार कर लिया था। शेखर ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। बात कुछ यूं ही है शेखर, मैंने होंठ सकोड़ कर कहा, लेकिन जो इकरार मैंने किया है उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। गोया तुम, शेखर ने हैरत से कहा, यानी वाकई तुम सच कह रहे हो? हाँ, उस मासूम की लड़की की बर्बादी मेरे ही हाथों में लिखी है तो मैं मजबूर हूँ। मेरी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं है। अगर उसका बाप उसकी जिंदगी बचाना चाहता है तो तुम्हारी मांग पूरी कर दे। वुड, यही बात समझाने की मैंने कोशिश की थी। देर से तुम्हारी समझ में आई, लेकिन शारक, अपने खुलूस का यकीन किस तरह दिलाओगे? कोई जरिया नहीं है, सब कुछ तुम्हें तय करना होगा। हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं, बयान करो। मुझे तुम्हारी 2.5 करोड़ की पेशकश नामंजूर है। मैं उस दलील पैसे में से कुछ ना लूंगा। ओ ठीक है, और क्या चाहते हो? इसके इवज तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या? शेखर ने दिलचस्पी से पूछा।
नरगिस रहमानी को यहाँ लाने के बाद तुम उसे बताओगे कि तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया। मैं अपनी मर्जी से इस काम पर तैयार नहीं हुआ था। ओह चलो मंजूर है, शेखर ने कहा, और कोई हुक्म? यहाँ उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा, कोई उससे गिरी हुई बात नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका बाप रुपए की अदायगी से इनकार कर दे तब फिर जो दिल चाहे करना, ये भी मंजूर। और बताओ, तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि मुआवजे के तौर पर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। गोया आइंदा हमारे लिए काम नहीं करोगे? शेखर ने पूछा। नहीं शेखर, मुझसे ये काम ना हो सकेगा। मैं बड़ी मुश्किल से इस काम के लिए आमादा हुआ हूँ। ठीक है, तुम्हें इसकी आज़ादी है, लेकिन मेरी कुछ बातें भी सुन लो, उसने कहा, और मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तुमने किसी भी किस्म की वादा खिलाफी की कोशिश की तो तुम्हें और नरगिस दोनों को गोली मार दी जाएगी। तुम जानते हो ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे दिल में तालूत का ख्याल आया। काश वो होता, तब मैं देखता कि शेखर के लिए कौन सा काम आसान है और कौन सा मुश्किल। लेकिन अब तो मैं तालूत की तरफ से मायूस हो गया था। वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। क्यों और कहाँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। काम करने का अंदाज क्या होगा? ये सब फैसले तुम करोगे शेखर, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, मैंने थके हुए अंदाज में कहा। तो फिर गौर से सुन लो शारक, हम तो खतरात मोल लेने के आदी हैं। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। तुम्हारी और नरगिस की जिंदगी बंदूक की नाल पर होगी। जिस वक्त कोई गड़बड़ महसूस हुई तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। नरगिस के पास जाओगे, उससे मिलोगे और उसी अंदाज में मिलोगे जैसे मिले थे। उसे अपने इश्क के जाल में फांसोगे और फिर किसी वक्त उसे लेकर बाहर निकल आओगे। बाकी काम हमारा है, तुमसे राब्ता कायम रहेगा। हम तुम्हें हदायत देते रहेंगे। ठीक है, मैंने होंठ सकोड़ कर कहा। ये रात तुम यहाँ गुजार दो, उस वक्त तक जब तक हमारा काम ना हो जाए। हमारे यहाँ की रातें बेहद हसीन होती हैं शेखर, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं कह चुका हूँ तुम्हारे दिल से नरगिस का इश्क हवा हो जाएगा। एक से एक हसीन लड़की मौजूद है, और फिर उस शक्ल में जब नरगिस का बाप रकम देने पर राजी ना हो, तुम ऐसी ही एक रात नरगिस के साथ भी गुजार सकते हो। मेरी तरफ से पेशकश है। दरअसल शेखर, वो लड़की इस तरह मेरे हवास पर छाई है कि मैं उसके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं कर सकता, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। ये तुम्हारी मर्जी है, शेखर ने कहा। इस दौरान उसकी आंखें मेरा जायजा लेती रहीं, लेकिन मैं उस वक्त अदाकारी के फन की बुलंदियों पर था। मैंने अपनी कैफियत इस तरह की बना ली जैसे बेहालत मजबूरी मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चुनाचा शेखर को यकीन आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तब शेखर की दोस्ती कबूल करो। वो भूल जाओ जो हो चुका है। तुम्हारे लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिया जाएगा। जो ही काम मुकम्मल हुआ हम तुम्हें लंदन पहुंचा देंगे। बाकी सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर होगा। मैंने बुझे हुए अंदाज में शेखर की तरफ हाथ बढ़ा दिया और शेखर ने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। फिर वो मेरे साथ ही कमरे से निकल आया और एक कमरे के करीब पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली फिल्मेना थी। मुझे देखकर वो बड़ी दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई। उस रात के बाद वो मुझे आज नजर आई थी। फिली, मिस्टर शारक के साथ रहकर उनका दिल बहलाओ। अब ये दोस्तों में शामिल हो गए हैं। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए शारक साहब। फिल्मीना ने आगे बढ़कर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया और शेखर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। फिल्मीना मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। बड़ा खूबसूरत कमरा था जो फिल्मीना की खुशजौकी का आईनादार था। खूबसूरत मुजस्समे, हसीन पेंटिंग्स। मैं एक सोफे पर बैठ गया। उदास क्यों हो डार्लिंग? उसने मेरे बराबर बैठते हुए कहा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा दिल खुश नहीं फिल्मीना, मैंने कहा। दिल के चक्कर में मत पड़ो शारक, ये हमें उल्टे मशवरे देता है। इस पागल को क्या मालूम कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इससे कहो अपना काम करे और हमें अपना काम करने दे। तुम्हारे जज्बात कितने अरसे में मुर्दा हुए फिल्मीना, मैंने पूछा। क्या मतलब? वो चौंक कर बोली।
ज़मीर को मुर्दा करने में तुम्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आई मुझे बताओ। मैं इन्हीं मराहल से गुजर रहा हूँ, मैंने कर्बनाक आवाज में कहा। मेरी निगाहें फिल्मीना के चेहरे पर जमी हुई थीं। एक लम्हे के लिए मैंने उसके चेहरे में तगय्युर देखा, सिर्फ एक लम्हे के लिए। दूसरे लम्हे वो पुरसकून थी, अलबत्ता उसके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। हाँ, इब्तिदार में ज़मीर ने मुझे बड़े कचोके लगाए, मगर रफ्ता रफ्ता मैं अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुलाने में कामयाब हो गई। जिंदगी गुजारने के लिए और भी लवाजमात की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत ज़मीर की लानत व मलामत से ज़्यादा अहम थी। चुनाचा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने ज़मीर का गला घोंट दिया। क्या अब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें लानत व मलामत नहीं करता? नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम मुझे हर किस्म के जज्बात से आरी मालूम होती हो। कैसी बातें करते हो शारक? क्या तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हात जज्बात से खाली थे? हाँ, मैंने होंठ सकोड़ कर कहा। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? उस रात के बाद तुम रोपोश हो गई। तुमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था, जो तुम ना जाने किस किस तरह पूरा करती होगी, मैंने कहा, और उसकी आंखों में नमी उभर आई। उस रात के बाद तुमने मुझे याद किया। बताओ मुझे, क्या उस रात के बाद तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हुई? नहीं, वो सख्त लहजे में बोली। क्यों? ये बातें अहमकाना है, कोई और बात करो। अभी जिंदा हूँ, तड़प रही हूँ, मरने की कोशिश कर रही हूँ, मरी नहीं हूँ। मर जाओगी, यकीनन मर जाओगी। तुम तक पहुँचने के लिए अभी मुझे बहुत से मराहल से गुजरना होगा। मैं ये मराहल तय करने का फैसला कर चुका हूँ, और जब मैं भी मर गया फिल्मीना, तो मौत के बाद तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर जिंदगी पर कहके लगाएंगे। जिंदगी एक बेकार शय और फरेब, एक धोखा, मैंने दांत पीस कर कहा। वो खामोशी से मुझे देखती रही। मौत के वक्त ऐसी ही चीखें बुलंद होती हैं, मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से एक तरफ बढ़ गई। एक अलमारी से उसने 2 गिलास और एक बोतल निकाली, नाप कर शराब गिलासों में उंडेली और मेरे करीब आ गई। इसे पी लो, तड़प खत्म हो जाएगी, हम दिन को रात बना लेंगे। आओ, मेरा जिस्म तुम्हारे लिए अजनबी नहीं, मैं तुम्हारे ज़मीर की चीखों को समेट लूंगी। इसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सकेगी, उसने कहा, और फिर मेज से शराब का गिलास उठाकर मेरे होंठों से लगा दिया। दिन को फिल्मीना, रात को सदा, एक हिंदू लड़की शर्माई शर्माई थी, लेकिन अपने फन में ताक। ये चौथी लड़की भी खूब थी। मैंने शराब पीकर शेखर जिंदाबाद के नारे लगाए, तालूत मुर्दाबाद के नारे लगाए, और फिर सीधा सिधा के लंबे बालों को सीने पर फैला कर सो गया। और हस्बे मामूल सुबह हो गई, खाली खाली सुबह, जिसकी रोशनी में एक नई जद्दोजहद का आगाज होने वाला था।